नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी। आज के वीडियो में उन टर्मिनोलॉजीज पर बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स प्रूव करेंगे। उसमें सबसे पहले थ्योरम है एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। प्रूव दैट एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट अ नेबरहुड, से E equal to nRP in metric space XD. Then by definition of neighborhood, this E or nRP, that is neighborhood of point P having radius R, is the collection of points Q in metric space X such that distance between P and Q is less than R. Now we want to prove that a neighborhood, this neighborhood is an open set. By definition of open set, a set is called open set if all the points of set are interior point of the set. So we prove that all points of E are interior points of E. Right? So let us consider one point E Q. So let Q be any point in E which is subset of X. Means we are considering a point Q in neighborhood E, and we will show that this Q is interior point of E. So when we take Q in E, then by definition distance between P and Q is less than R. This is the definition of neighborhood. So from this we can get R minus distance PQ is greater than 0. Let this be equal to some new number. Let R minus distance PQ is equal to say R1. Then obviously this R1 is also greater than 0. Now हमको पॉइंट Q को इंटीरियर पॉइंट शो करना है। इसका मतलब इसको पहले डायग्राम से देख लेते हैं। ये पिक्चर अभी तक कहां तक के हम पहुंच गए। सपोज दिस इज मेट्रिक स्पेस X एंड E इज सम सेट जिसको हमने nRP कहा है, मतलब P का नेबरहुड है। ये P का नेबरहुड है। अब इसमें एक कोई पॉइंट लिया है Q, इसमें कोई एक पॉइंट लिया है Q, तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज लेस देन R। अब एक नया नंबर हमको मिल रहा है R1 विच इज पॉजिटिव नंबर। तो ये R1 का एक रेडियस ये Q पर मानकर चलते हैं। R1 रेडियस का एक स्मॉल सर्कल इस पर मानकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कंसीडर अ नेबरहुड N R1 Q। ठीक है। अब इसमें कोई पॉइंट होंगे, इसमें भी जब नेबरहुड है तो इसमें भी कोई पॉइंट होंगे। तो लेट S belongs to point S belongs to N R1 Q. So this gives distance between P and S is less than distance between Q and S is less than R1 by definition of neighborhood. अब ये जो S है, ऐसे S कई हो सकते हैं इसमें। जैसे यहां पर कोई एक S लिया हुआ है, ये Q पर जो हमने एक नेबरहुड लिया वहां पॉइंट S लिया हुआ है, तो ऐसे और भी कई S हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इसमें जितने भी S होंगे उन सबके लिए डिस्टेंस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स S फ्रॉम Q विल बी लेस देन R1। तो वी कैन राइट फॉर ऑल सच S बिलोंग्स टू N R1 Q, we can write distance between P and S। ओरिजिनल पॉइंट था P
और ये जो पॉइंट कंसीडर किया हुआ S, दिस डिस्टेंस बिटवीन P एंड S इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S। अभी पहले यहां थोड़ा ओरली डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको रब करके वहां कंप्लीट लिखते हैं। नाउ सी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये रिलेशन से हम वैल्यू लिख सकते हैं। दिस डिस्टेंस विल बी, ये नेगेटिव साइन है उधर गया, R1 पॉजिटिव साइन है इधर आया, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी R माइनस R1, इसकी वैल्यू होगी R माइनस R1 एंड डिस्टेंस QS इज लेस देन R1, तो R माइनस R1 प्लस R1 will give R, means distance PS is less than R, which implies this point S lies in the neighborhood of P. S P के नेबरहुड में, वो तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली है, लेकिन S बेसिकली था कहां? S था nR1Q में, यानी Q के नेबरहुड में, और इस तरह के सारे S जो nR1Q में है वो सब पॉइंट बन गए नेबरहुड ऑफ P के। मीन्स ये पूरा की पूरा जो नेबरहुड है, ये पूरा की पूरा नेबरहुड nRP में चले गया। तो वी कैन से दैट Q पॉइंट पर रेडियस R1 का एक नेबरहुड है जो पूरी तरह से E में लाई कर रहा है, एंड हेंस Q बिकम इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। लेकिन Q तो हमने कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया हुआ था, तो we can say that all points of E are interior points of E, and hence by definition of open set E becomes an open set। ये जितनी चीजें अभी एक्सप्लेन की है इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लेते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इम्प्लाई, ये बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी आया रूल, दिस इज बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी। So this is distance PS is, अब हम इसके आगे की बात कर रहे हैं, इसके आगे की बात कर रहे हैं, तो लेस देन और इक्वल टू this distance from 1 is R minus R1 plus distance QS, इसको रहने देते हैं अभी यहीं by 1, this is by 1, इसकी जस्ट वैल्यू पुट की अभी हमने वहां पर। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस QS, इट इज लेस देन R1, इसको कुछ नंबर दे देते, ये रिलेशन को नंबर दे देते 2। तो नाउ दिस डिस्टेंस इज लेस देन, तो ये बन जाएगा लेस देन R माइनस R1 तो है पहले से, प्लस R1 बाय 2। तो जब कंबाइन करेंगे, ये पूरा रिजल्ट कंबाइन करेंगे, तो वी गेट डिस्टेंस PS इज लेस देन R, which means S belongs to nRP, which is nothing but E। तो ऐसे सारे पॉइंट जो S है, सारे S जो nR1Q में थे वो सब E में चले गए, therefore all S belongs to nR1Q are in E। इसका मतलब ये पूरा की पूरा नेबरहुड nR1Q is contained in E, which means Q is an interior point of E by definition। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट होना है तो उस पॉइंट पर एटलीस्ट वन नेबरहुड ऐसा हो जो पूरी तरह से गिवन सेट में लाई करता हो। तो Q पॉइंट पर R1 रेडियस का एक नेबरहुड हमको मिला जो पूरी तरह से E में कंटेन हो रहा है। लेकिन Q हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट सपोज किया था, बट Q was an arbitrary point of E। Hence we can say that all points of E are interior points
E, and hence E is an open set. By definition of open set. By definition of open set. E को हमने एक नेबरहुड बोल कर लिया था, so therefore we can conclude that every neighborhood is an open set. This completes the proof. एक बार देख लीजिए पूरा रिजल्ट और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. थ्योरेटिकल पार्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है. सेकेंड थ्योरम इज if P is a limit point of a set E, then every neighborhood of P contains infinitely many points of E. अच्छा, जितनी भी बातें हो रही है सब मैट्रिक्स स्पेस में हो रही है. इसका मतलब मैट्रिक्स स्पेस में एक सेट E दिया हुआ है और उसका कोई एक लिमिट पॉइंट है P. तो रिजल्ट सेज दैट एवरी नेबरहुड ऑफ द लिमिट पॉइंट contains infinitely many points of E. ये हमें प्रूव करना है. तो we are given that P is a limit point of E. अपने तरफ से मैट्रिक्स स्पेस डिनोट कर देते हैं इन मैट्रिक्स स्पेस XD. We want to prove that every neighborhood, this is important, every neighborhood of P contains infinitely many points of E. अब ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं. तो ऑन द कॉन्ट्ररी वी एज्यूम दैट कि देयर इज सम नेबरहुड ऑफ P व्हिच कंटेन फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ E. मेंशन किया यहां पर. ऑन द कॉन्ट्ररी वी एज्यूम दैट देयर इज अ नेबरहुड से N ऑफ P व्हिच कंटेन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ E. मतलब जो हमको प्रूव करना है उसका कुछ उल्टा हम सपोज कर रहे हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिलना चाहिए. तो देखते वो कॉन्ट्रडिक्शन कहां अराइज होगा. तो ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है E के, उनको कुछ डिनोट करके बता देते. लेट दोस पॉइंट्स बी Q1, Q2 अप टू Qn. नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ E which are in the neighborhood of P, say different from P. So they are in the intersection of Q and E. डायग्राम से देखते हैं ये सिचुएशन क्या हो रही है. दिस इज मैट्रिक्स स्पेस X. इसमें एक सेट है E. नेबरहुड P इज लिमिट पॉइंट का है. एक कोई पॉइंट यहां पर ले लेते P, कोई भी पॉइंट है P. और नेबरहुड इसका नेबरहुड P का एक नेबरहुड N कंसीडर किया हुआ है. तो इसको सेंटर मान के इसको N कह देते हैं. और लिमिट पॉइंट है E का लिमिट पॉइंट है तो कहीं एक E भी होगा, ये E होगा. अब ये E और N के इंटरसेक्शन में, ये जो इंटरसेक्शन पार्ट दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं Q1, Q2, Q3, Qn एक्सेट्रा. अब ये जब नेबरहुड की बात हो रही है, N इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज R. मैक्सिमम डिस्टेंस इज R से. तो ये जितने डिस्टेंसेस होंगे इनको पहले तो कुछ डिनोट कर देते. ये जितने जितने पॉइंट्स होंगे इनको डिनोट कर देते. तो लेट डिस्टेंस PQ1 is equal to R1 which will be positive. Distance PQ2 is equal to say R2 again positive. ऐसा करते करते डिस्टेंस PQN को डिनोट किया RN which is positive. इसको समराइज करते हुए एक सेंटेंस में लिखे तो दैट इज डिस्टेंस PQI is equal to RI which is positive.
अभी जितने R1 R2 ये जितने R1 R2 दिख रहे हैं, जितने R1 R2 R3 Rn दिख रहे हैं, इनमें से जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू को अपनी तरफ से एक नोटेशन दे देते हैं। तो लेट R डैश बोल देते हैं। R को यदि हमने नेबरहुड का रेडियस माना है तो कुछ नया नोटेशन लेते हैं। R डैश बी द मिनिमम ऑफ Q R1 R2 R1 R2 up to Rn। Then obviously this R dash is positive, क्योंकि सभी पॉजिटिव है, सभी नंबर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम P से ये सभी Q के डिस्टेंस की बात करें तो ये जो मिनिमम वैल्यू R डैश जो हम मिनिमम वैल्यू बोलकर ले रहे हैं, तो इसमें किसी न किसी का जो डिस्टेंस है वो तो R डैश होगा, मिनिमम का है तो कोई ना कोई पॉइंट एग्जैक्ट R डैश डिस्टेंस पर होगा, बाकी सभी ग्रेटर डिस्टेंस पर हो गए। सपोज R डैश, इसमें जो स्मॉलेस्ट दिख रहा है Q1, तो ये जो R1 था ये हमारा R डैश है, ये फिगर के अकॉर्डिंगली ये R डैश है, ये डिस्टेंस यदि R डैश है तो हम कहेंगे डिस्टेंस PQ1 इज R डैश। बाकी सारे जो Q है वो R डैश से ग्रेटर है, तो हम इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं डिस्टेंस PQI इज ग्रेटर देन, और एक पर्टिकुलर केस में इक्वल टू R डैश। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डिस्टेंस PQI इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R डैश। ओके, तो देयरफॉर दिस गिव्स QI cannot be a point of neighborhood and R dash P. This QI does not belong to neighborhood of P with radius R dash. कैसा नेबरहुड दिखेगा ये हमको? ये R डैश रेडियस से तैयार होने वाला नेबरहुड पॉइंट P पर। तो नेबरहुड में जो पॉइंट लाई करते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन द रेडियस, जबकि यहाँ डिस्टेंस एग्जैक्ट इक्वल टू R डैश आ रहा है, इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट हो गया। तो कोई भी पॉइंट ये नेबरहुड में नहीं है, इसका मतलब यहाँ जितने पॉइंट्स है Q1 Q2 Qn, ये कोई भी पॉइंट नेबरहुड में नहीं है। नो पॉइंट्स ऑफ Q1 Q2 Qn आर इन नेबरहुड ऑफ P। जबकि हमने क्या कहा था? ऑन द कॉन्ट्ररी वी एज्यूम दैट देयर इज अ नेबरहुड n ऑफ P which contain only finite number of points of E। और हमको यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, इसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है कि ये जितने Q1 Q2 Qn है इनमें से एक भी पॉइंट P के नेबरहुड में नहीं है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द हाइपोथेसिस, क्योंकि यदि मान लो कोई भी पॉइंट P के नेबरहुड में नहीं है तो ये P लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। लिमिट पॉइंट होने के लिए कंडीशन होती है कि देयर मस्ट बी नेबरहुड ऑफ P विच कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ E डिफरेंट फ्रॉम P। तो यहां कोई भी पॉइंट P के अलावा कोई भी पॉइंट Q1 Q2 Qn जो हमने लिए थे E में, एक भी पॉइंट उस नेबरहुड में नहीं दिख रहा है। Hence P cannot be limit point। कॉन्ट्रडिक्शन टू हाइपोथेसिस। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कुछ गलत अज्यूम किया हुआ है। Therefore our assumption is wrong and hence every neighborhood of P contain infinitely many points of E। Hence follows the theorem। ये तो वर्बल हो गया, इसको प्रॉपर वे से नोट डाउन कर लेते हैं। यहां तक के पहले आ जाते हैं ठीक से। This Qi does not belongs to n R dash P। That means no points of E। हमने E में इतने ही पॉइंट लिए थे। No points of E are in neighborhood
n r dash p, different from p, different from, therefore p cannot be limit point of E. This is contradiction to the hypothesis. This is a contradiction to the hypothesis. Hence, our assumption must be wrong. Therefore, every neighborhood of P must contain infinitely many points of E. Hence follows the theorem. P क्या था? P is limit point of E था. Hence follows the theorem. ठीक है? Yes. There is a deduction from the last theorem. Last theorem was, if P is a limit point of a set E, then every neighborhood of point P contain infinitely many points of E other than P. obvious सी बात है. Now there is a corollary which says a finite point set has no limit point. Prove that a finite point set means set having finite number of points has no limit point. So let us consider a finite point set, say S having points x1, x2 up to xn. We want to prove that S has no limit point. फिर से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं. इफ पॉसिबल assume that S has at least one limit point, say P. अब जैसे हमने S को एक लिमिट पॉइंट दिया P, तो जो अभी प्रीवियस थ्योरम था वो प्रीवियस थ्योरम से every neighborhood of P contain infinitely many points of the set. Here set is S. So by theorem every neighborhood of P contain infinitely many points of S. अब जब ऐसा हो जाए every neighborhood of P contain infinitely many points of S, तो इससे इंटरप्रिटेशन मिलेगा S is an infinite set. ये स्टेटमेंट से ऐसा दिखने लगेगा कि S is infinite, क्योंकि every neighborhood of P contain infinitely many points of S, means S is infinite set, but S is a finite set. So this is a contradiction. This contradicts that S is finite. इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा होगा? Our assumption must be wrong. Hence, our assumption must be wrong. क्या assume किया था हमने सपोज किया था S has at least one limit point. इसका मतलब ये जो at least one limit point की बात हो रही है वो भी वहां नहीं होगा. Therefore, S has no limit point. S has no limit point. Means a finite point set has no limit point. This completes the proof. ओके. जब हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़े थे
तब भी यहाँ वहाँ इस तरह की सिचुएशन दिख रही थी जहाँ फाइनाइट पॉइंट्स थे, तो उसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं था, उस सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट, बेसिकली दे वे आइसोलेटेड पॉइंट्स। कंप्लीट प्रूफ देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 3, लेट E alpha be a collection of sets E alpha में E1, E2, E3 up to say En, or it can be a finite set of E alphas। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है let E alpha be a finite or infinite collection of sets E alpha, then prove that complement of union E alpha over alpha is intersection of E alpha complement over alpha। फिर से एक बार देखते हैं, complement of union is equal to intersection of complements। So given that E alpha is a collection of sets E alpha, we want to prove that, देखिए लिखने का पैटर्न, union of E alpha over alpha का complement is equal to intersection of E alpha complement over alpha। ये हमको प्रूव करना है। We know that these are two sets basically, so we know that A equal to B if and only if A is subset of B and B is subset of A। यदि A B का सबसेट हो, B A का सबसेट हो, तो we can say that A and B are equal। तो यहाँ दो सेट्स को इक्वल बताना है, तो we will show that कि this is subset of this part, first part में, and second is this one is subset of this expression। तो first to prove, number one, to prove union E alpha over alpha का complement is subset of intersection E alpha का complement। इसका मतलब इसके सारे पॉइंट्स इसमें है, ऐसा शो करना है। तो इसमें एक पॉइंट लेकर चलते हैं, लेट x बिलोंग्स टू यूनियन E alpha ओवर alpha का कॉम्प्लीमेंट। हम एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं इसमें। अब x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन E alpha over alpha by definition of complement of a set। x does not belongs to union, इसका मतलब x does not belongs to E alpha for any alpha, किसी में भी नहीं है, किसी भी सेट में नहीं है, इसलिए यूनियन में नहीं है। जब x E alpha में नहीं है तो कहां होगा? x belongs to E alpha complement, this is complement for all alpha। एकदम फ्लो वाइज चीजें चलते जा रही है। x belongs to E alpha complement for all alpha, सभी E alpha के कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो therefore x belongs to intersection of E alpha complement over alpha। हम चले कहां से थे? x बिलोंग्स टू यूनियन E alpha का कॉम्प्लीमेंट से चले थे, पहुंचे कहां? x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ E alpha कॉम्प्लीमेंट। thus x बिलोंग्स टू यूनियन E alpha ओवर alpha का कॉम्प्लीमेंट gives x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ E alpha कॉम्प्लीमेंट ओवर alpha। तो सारे x कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन के पहुंच गए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में। तो देयरफॉर यूनियन ऑफ E alpha ओवर alpha का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E alpha का कॉम्प्लीमेंट ओवर alpha। डिनोट दिस एज A, पार्ट A। ओके
अब हमको रिवर्स पार्ट यूज, मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस, ऐसा प्रूफ करना होगा, वो वहां कर लेते हैं। पार्ट 2, टू प्रूव इंटरसेक्शन ई अल्फा का कॉम्प्लीमेंट ओवर अल्फा इज सबसेट ऑफ यूनियन ई अल्फा ओवर अल्फा का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ कॉम्प्लीमेंट। तो एक एलिमेंट लेकर चलते इसमें, लेट y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ई अल्फा कॉम्प्लीमेंट ओवर अल्फा। अब y इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब सभी सेट में होगा, इंटरसेक्शन में होने के लिए सभी में होना जरूरी है। दिस इंप्लाई y बिलोंग्स टू ई अल्फा कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल अल्फा। अरे यार कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट y बिलोंग्स टू ई अल्फा कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल अल्फा। तो कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू ई अल्फा फॉर ऑल अल्फा। अब y किसी भी ई अल्फा में नहीं है तो उनके यूनियन में भी नहीं होगा, तो इंप्लाई y डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ई अल्फा ओवर अल्फा। अब जब y यूनियन में नहीं है, इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में है। दिस इंप्लाई y बिलोंग्स टू यूनियन ई अल्फा ओवर अल्फा का कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन। कहां से चले थे, y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन में लेकर चले थे, पहुंचे कहां, y बिलोंग्स टू यूनियन ई अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। लिख दो इसको, दस y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ई अल्फा का कॉम्प्लीमेंट, पहुंचे y बिलोंग्स टू यूनियन ई अल्फा ओवर अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। तो all y of this set are now in this set, so therefore intersection E alpha complement over alpha is subset of union E alpha over alpha का complement। इसको नाम दे देते B। तो from A and B result follows, from A and B we get union E alpha over alpha or complement is equal to intersection of E alpha complement over alpha. This completes the proof. This is standard result. It is called as De Morgan's law. जैसा भी हमने रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन के लिए लिखा, ऐसे रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी होता है, उसको हम नोट बोलकर मेंशन कर देते हैं। कंप्लीट प्रूफ देखिए एक बार। नोट, above result is called as De Morgan's law. De Morgan's law. We can also have intersection of E alpha over alpha का complement equal to union of E alpha complement over alpha। तो अभी जिस तरह से हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो सेम लाइंस पर इसको प्रूव किया जा सकता है। याद कीजिएगा अपने लेवल पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो आज हमने कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स देखे
आज के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं। जय गणित।